तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जिस सर स्वागत करता हूं आप लोगों के इस प्यार से प्लेटफॉर्म LWA में। हम लोग बायोलॉजी को बहुत एक मतलब डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मान के चल रहे थे कि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, कैसे क्या करें, कैसे क्या नहीं करें। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं 60 हेडिंग ऐसी जो कि बस इसी को पढ़ के आप लोगों को पेपर देने जाना है। ठीक है, जो कि आज पहली हेडिंग को पढ़ाएंगे, रोज़ एक एक वीडियो डालेंगे। अभी भी आपके पास 3 महीने का टाइम है, रोज़ एक एक हेडिंग डालेंगे तभी भी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उससे बाद कुछ नहीं आएगा। विथ मतलब चित्र के साथ आप लोगों को सब डिफिनीशन के साथ चित्र भी बताएंगे, डिफिनीशन भी बताएंगे। डिफिनीशन का मतलब ये है कि जितना परिभाषाएं इसका मिलेंगी सब बताएंगे, और उसका नामांकित चित्र के साथ सब कुछ याद करवा देंगे। टेंशन मत लीजिए, बायोलॉजी अगर है क्लास 12 का, टेंशन ना लीजिए कि बायोलॉजी में अब हम लोग का क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी भी आप लोग के पास बहुत टाइम है, जो आप लोग चाहेंगे वो हो जाएगा। चलिए, मैं आपका ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर अच्छा लगे, अगर यहाँ पे हमारे समझाने का स्टाइल अच्छा लगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी है सो कर दीजिए। ठीक है, उससे थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं हम लोग। चलिए देखिए, हमारा हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट है। आज पहला हेडिंग स्टार्ट है। देखिए, पहले हम लोग जान लेते हैं पादप। पादप पेड़ पौधे ये सब क्या है पादप जगत में। पादप जगत जो होती है दो प्रकार में बांटी गई। एक होती है क्रिप्टोगेमस, एक होती है फिनोरोगेमस। ठीक है, एक होती है क्रिप्टोगेमस, एक होती है फिनेरोगेमस होती है। देखिए, ये क्रिप्टोगेमस होती है, इसमें बीज नहीं पाया जाता। इसमें बीज नहीं पाया जाता, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसमें बीज नहीं पाया जाता। बीज नहीं पाया जाता, इसमें बीज पाया जाता है। इसमें बीज पाया जाता है। ठीक है, इसमें बीज पाया जाता है। चलिए ध्यान से देखिए, इसमें बीज नहीं पाया जाता है और इसमें बीज पाया जाता है। चलिए, अब यहाँ पे देखा यह जाएगा कि इसमें बीज पाया जाता है, इसको दो पार्ट में बांटा गया। एक पहले अनावृत बीज, अनावृत्तीय बीज, अनावृत्तीय बीजी, इसको बोला जाता है अनावृत्तीय बीजी, अनावृत्तीय बीजी। अब उसके बाद क्या होता है, इसको बोलते हैं आवृत्ति बीजी, आवृत्तीय, आवृत बीजी, आवृत बीजी बोल दीजिए, आवृत बीजी, आवृत बीजी। इसको भी कर लीजिए बीजी, ऐसे कर लीजिए, अच्छा लगेगा। देखिए ध्यान से देखिए, पादप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक क्रिप्टोगेमस, दूसरा का फिनेरोगेमस। अब इसमें बीज पाया नहीं जाता, इसमें बीज पाया जाता है, इसमें बीज पाया जाता है, और इसके दो पार्ट में बांट दिया गया। जिसमें बीज पाया जाता है, अब इसको दो पार्ट में विभाजित कर दिया गया। एक होता है अनावृत बीज और इसमें आवृत बीज। अब इसमें बीज पाया जाता है और इसमें बीज पाया जाता है। ध्यान से देखिए, इसमें बस फूल पाया जाता है, फल नहीं पाया जाता है। इसमें फूल और फल दोनों पाया जाता है। तो जिसमें फल पाया जाता है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखिए, इसमें फूल भी नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होती है अनावृत बीज में, इसमें फूल भी नहीं पाया जाता है। फूल, इसमें फूल भी नहीं पाया जाता है, इसमें फूल पाया जाता है। देखिए, फल नहीं पाया जाता है, जब फूल नहीं पाया जाता है तो फल कैसे पाया जाएगा, समझ लीजिए। इसमें फल नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें फूल नहीं पाया जाता है, और इसमें फूल पाया जाता है। इसमें फूल पाया जाता है, इसमें फूल पाया जाता है, पाया जाता है। अब फूल पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे आवृत बीज को। अब इसी का हेडिंग स्टार्ट करेंगे, समझ में आया। पादप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो क्रिप्टोगेमस, दूसरा का फिनेरोगेमस। इसमें बीज पाया जाता है, वो दो पार्ट के होते हैं, जो एक होता है अनावृत बीजी, एक होता है आवृत बीजी। इसमें फूल नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें फूल पाया जाता है, इसमें फल नहीं पाया जाता है। फूल नहीं पाया जाता, फल भी नहीं पाया जाएगा। चलिए, इतना पार्ट आप लोग को अगर अच्छे से क्लियर हो गई होगी तो हम लोग पढ़ेंगे अगला हेडिंग, जिसको मिटा दे रहे हैं। आप लोग रोक कर इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम लोग का हेडिंग है, देखिए पेपर में आएगा ना, आवृत बीजीय पुष्प लैंग। देखिए, आवृत बीजीय पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। आवृत्तीय बीजीय पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए, पेपर में क्वेश्चन करके आएगा। ठीक है, और देखिए इसको हम कैसे बता रहे हैं, एकदम आसान तरीके से। देखिए, यहाँ पे पुष्प आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, अभी सबका नाम भी याद करवा देंगे, अभी सबका हम नाम भी याद करवा देंगे। यहाँ पे पुष्प दिखाई दे रहा है, इस पुष्प के मुख्यतः, कोई भी पुष्प हो उसके मुख्यतः चार पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, चार पार्ट होते हैं। देखिए, पहले तो यहाँ पे आवृत बीजी पुष्प की संरचना, इसका यहाँ पे एक डिफिनीशन लिखे हैं। क्या होता है कि पुष्प पादप का जनन अंग है।
कोई भी पादप जो होता है उसका जन्म कहाँ से होता है, तो पुष्प से ही होता है। कहाँ से होता है, पुष्प। पादप का जनन अंग होता है और एक पूर्ण पुष्प मुख्य चार पार्ट में पार्ट चार भाग होते हैं। एक पूर्ण पुष्प के एक पूर्ण पुष्प के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। पूरा पुष्प के कितने मुख्यतः भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। अभी देखिए याद करवाएंगे। पहला क्या है, बादल। अभी बादल क्या होते हैं, कोई भी पुष्प ऐसे जब निकलता है तो जब शुरुआत में देखे होंगे कि पुष्प बनने से पहले एक छोटी सी उसमें कलिका निकलती है, छोटी सी ऐसे इस आकार का ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे देखे होंगे, ऐसे ऐसे बना होता है। और इसके ऊपर ऊपर आवरण से ढका होता है, इसके ऊपर हरा आवरण से चारों ओर को फूल को ढका रहता है, चारों से फूल को ढका रहता है। उसी को बोलते हैं हम लोग बादल। उसको क्या बोलते हैं, बादल। एक रहेगा हरा वाला, इसको ढका रहेगा, हरा फूल को हरा वाला ढका रहेगा तो उसको बोलेंगे बादल। और वो समूह के साथ रहेगा तो उसको बोलेंगे बादल पुंज। चलिए, बादल पुंज। यह पुष्प की सबसे बाहरी प्रथम चक्र है। यह पुष्प का जो सबसे बाहरी क्या है, सबसे बाहरी प्रथम चक्र है। इसकी इकाई मतलब एक अगर रहेगा तो को क्या बोलेंगे, बादल बोलेंगे। बादल कहते हैं। यह प्रायः हरे रंग का होता है, अभी बताया ना हरे रंग का होता है। यह कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। जब पुष्प एकदम नाजुक रहता है, एकदम कलिका रहता है, उस समय पुष्प की चारों ओर से रक्षा कौन करता है, तो बादल पुंज। कौन करता है, बादल पुंज। ध्यान से देखिए, ये नीचे वाला हिस्सा क्या है, बादल पुंज है। उसको ना जब ऐसे पुष्प था ना, ऐसे पुष्प देखिए, जब ऐसे पुष्प था तो इधर से जो ढका था, इधर से चारों से जो ढका था, अब धीरे धीरे जब पुष्प निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे चारों को फैल जाएगा। हरा वाला हिस्सा फैल जाएगा, कुछ दिन बाद धीरे धीरे सूख जाता है और सूख कर अपनी पत्ती के साथ यहीं पे चिपका रहता है, कहीं कहीं झड़ भी जाता है। चलिए ध्यान से देखिए, ये बात समझ में आई। इसी को बोलते हैं बादल। इसको क्या बोलते हैं, बादल। एक को बादल बोलेंगे और समूह में सब लोग रहेंगे तो उनको बोलेंगे बादल पुंज। और ये नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ पे फूल निकलती है, तो जो डंठल होती है उसको बोलते हैं पुष्प अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, पुष्प का अक्ष होता है। और जो पुष्प का अक्ष है और इससे निकला पुष्प का अक्ष, और जो ये वाला हिस्सा आप लोग को दिखाई देगा उसी को बोला जाता है पुष्प आसन। इसी को क्या बोला जाता है, इतना जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको क्या बोला जाता है, पुष्प आसन। आसन से मतलब समझ में आइए कि उसी के ऊपर सब लोग बैठे हैं। देखिए जो भी सब लोग बैठे हैं इसी के ऊपर बैठे हैं ना, तो इसको बोलेंगे पुष्प आसन। चलिए इतना अगर समझ में आ जाए तो अब हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट हम लोग पढ़ लिए बादल पुंज, याद हो गया होगा। बादल पुंज क्या है, ईमानदारी के साथ बताइए। तो यह पुष्प की सबसे प्रथम चक्र है। इसकी इकाई को क्या बोलते हैं, बादल। और इसकी इकाई क्या है, बादल। इसकी इकाई बादल। यह किस रंग का होता है, तो ये हरे रंग का होता है। यह कलिकावस्था में किसकी रक्षा करता है, तो पुष्प की रक्षा करता है। यह कलिकावस्था में पुष्प की क्या करता है, रक्षा करता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे दल पुंज। दल पुंज क्या होता है, बारहवां से घेरा रहता है और जब ये हटता है, जब ऐसे ऐसे फैलता है, बारहवां से जो घेरा रहता है जब हटता है तो उसमें कई कलर का क्या निकलते हैं, कलर का फूल निकलते हैं। फूल की क्या निकलती हैं, दल निकलती हैं। क्या निकलती हैं, दल पुंज निकलती हैं। दल पुंज पुष्पों में जो हरा हरा, देखिए हरा शुरुआत वाला हिस्सा था उसको हम पढ़ा चुके हैं, बादल पुंज। उसके बाद कई कलर का, बैगनी रंग का हो चाहे गुलाबी कलर का हो, किसी कलर का जो कलर में निकलते हैं, नए कलर में निकलते हैं, उस कलर को बोला जाता है हम लोग दल। और कई गो है तो उसको बोलेंगे दल पुंज। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यह पुष्प का कौन सा चक्र होता है, दूसरा चक्र होता है। इसकी इसकी इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई को दल कहते हैं। इसका एक अगर रहेगा तो दल कहेंगे, और समूह में कई कलर वाला निकलता है उसको क्या बोलते हैं, दल पुंज। अब देखिए ध्यान से, ये वाला समझ में आया, यह रंगीन होता है। बस इतना ही लिखना है, इतना लिखना है। बताइए बहुत कठिन है, कठिन है ये। चलिए अब ध्यान से देखिए, पुमंग क्या होता है, दूसरा वाला खत्म। बस ये क्या होता है, पुष्प का दूसरा चक्र होता है। इसकी इकाई को क्या बोलते हैं, दल कहते हैं। यह रंगीन पाठ समझ में आ गया। अब देखिए आगे वाला क्या है, पुमंग। पुमंग क्या है, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। अब पुमंग पे आ गए। पुमंग क्या होता है, तो पुष्प में दो पार्ट होते हैं, एक होता है पुंकेसर, एक होता है स्त्री केसर।
एक होता है पुंकेसर, एक होता है स्त्री केसर। स्त्री केसर से समझ में आ जाता होगा कि यह मादा जनन पार्ट है। यह पूरा जो, हाँ देखिए, एक होता है पुंकेसर, एक होता है स्त्री केसर। पुंकेसर से समझ में आ जाता होगा कि यह नर जनन पार्ट है, और स्त्री केसर से समझ में आ जाता होगा कि यह कौन सा है, मादा जनन पार्ट है। इतना के बाद देखिए, हम पुमंग को पहले पढ़ ले रहे हैं, फिर लास्ट में हम इस तरीके से को पढ़ा देंगे। चलिए देखिए, पहले पुमंग देखिए, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। यह पुष्प का कौन सा चक्र होता है, तीसरा चक्र होता है। देखिए, हम बता दिए कि यह वाला आप लोग को क्या बता दिए हैं, दल। यह क्या बता दिए हैं, दल। इसको देखिए यहाँ पे दल लिखवा दिए हैं। इसके बाद दूसरा वाला क्या लिखा है, दूसरा वाला लिखा है बादल। बादल मतलब ये देखिए, बादल है। इसको ये जो हरा कलर वाला निकलता है ना, इसको बोलते हैं हरा कलर, नहीं हाई वाला हरा कलर वाला होता है, हाई कलर में निकलता है, इसको बोलते हैं दलपुंज। इसी को क्या बोलते हैं, दलपुंज। तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं पुमंग। तो पुमंग में देखिए क्या है, तो पुमंग इसी को बोलते हैं, इसी को, इसको क्या बोलते हैं, पुमंग। ये इसको क्या बोलते हैं, पुमंग। पूरे को बोलेंगे पुमंग। ध्यान से देखिए, तो पुमंग के दो पार्ट होते हैं। पुमंग में जो पुंकेसर वाला जो पार्ट है, उसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है पराग कोश, दूसरा होता है पुंतंतु। पुंतंतु, पुंतंतु होता है। देखिए, पराग कोश होता है, एक पुंतंतु होता है। ये बात समझ में आ गई। देखिए ध्यान से इसको, हाँ इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से आपको याद करवा दे रहे हैं। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। यह नर जनन अंग होता है जिसे पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर कहते हैं। नर जनन तंत्र होता है, इसे क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं पुंकेसर। यहाँ पे पुष्प में लगा होता है, इसे क्या बोलते हैं, पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर पुंज तंतु तथा परागकोश में विभक्त होता है। पुंकेसर तथा पुंतंतु में विभक्त होता है। ठीक है, इसके बाद परागकोश द्विपालिक होता है। जो परागकोश होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला इस हिसाब में दिखाई दे रहा होगा आपको, ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे इसको बोलते हैं। और इसको इसको क्या बोलते हैं, तो पुंतंतु बोलते हैं इस वाले को, और इस वाले को क्या बोलते हैं, पुंकेसर। यह द्विपालिक होता है, द्विपालिक में दिखाई नहीं दे रहा है। यह क्या बोले हैं, पुंतंतु परागकोश में विभक्त होता है। परागकोश द्विपालिक होता है। परागकोश कैसा होता है, तो द्विपालिक होता है, तथा प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक पाली के अंदर वहाँ भी क्या होता है, प्रत्येक पाली के अंदर दो दो कोष्ठ छुपे होते हैं। उसी में बीजाणुधानी पाया जाता है, इसी में बीजाणुधानी पाया जाता है। अब आगे जो बीजाणुधानी मोस्ट इम्पोर्टेंट या पूरा समझिए कि हेडिंग है, वो आगे हम पढ़ाएंगे, दूसरे हेडिंग वही है। चलिए, अब ये समझ में आ गया, बीजाणु धानी होता है। देखो यहाँ पे लिखे हैं बीजाणु धानी होता है। इतना बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई। ये चित्र भी देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया। पहले इधर कौन है, तो पुष्प अक्ष है, इधर कौन है, पुष्पासन है। पुष्पासन के बाद जस्ट नंबर आता है बाहदल का। बाहदल के बाद नंबर आता है दलपुंज का। दलपुंज आपको समझ में आ गया होगा, ये क्या होता है, बातन, ये बादल होते हैं, दलपुंज होता है। सूरज देखिए ध्यान से, जल्दी जल्दी याद कीजिए। पुष्प अक्ष, इसको बोलते हैं पुष्पासन, उसके बाद बादल, उसके बाद जस्ट बाद आएगा पुंकेसर। पुंकेसर के दो पार्ट होते हैं, एक पुंतंतु, एक परागकोश। परागकोश में क्या पाया जाता है, परागकोश दो कोष्ठ में बंधे होते हैं, और उसी में बीजाणुधानी पाया जाता है। इतना आपको हम बता चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्त्री केसर। स्त्री केसर हम हेडिंग लिखने जा रहा हूँ, और आप लोग को अगर उतारना हो, इसको स्क्रीनशॉट करना हो, अपने रफ पे लिखना हो, तो इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए। हमारा चौथा पार्ट है अब जायांग। इतना तक आप लोग को याद हो गया होगा, 3 तक। जायांग देखिए क्या है, यह पुष्प का चौथा चक्र होता है। यह पुष्प का चौथा चक्र होता है। यहाँ से स्टार्ट किए, पहला चक्र को बादल, दूसरे चक्र को दूसरा चक्र हम किसको बोलते हैं, दलपुंज। ठीक है, तीसरा चक्र में आ गए पुंकेसर में, पुंकेसर या पुमंग, और चौथा इसमें आएंगे, यह वाला भी यह दोनों पुंकेसर का पार्ट है, और यह जो है वो स्त्री केसर का पार्ट है। और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। यह क्या है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। मध्य वाले हिस्से को बोलते हैं वर्तिका। मध्य वाले हिस्से क्या बोलते हैं, वर्तिका। और इस वाले को बोलते हैं अंडाशय। यहीं पे जाके वहां पे फल का निर्माण होगा। चलिए ध्यान से समझिए, है फल का करें, बीज का निर्माण होगा। चलिए ध्यान से देखिए, यह जो पार्ट है तीनों लोग मिला है, यह किस पार्ट से मिला है, तो इस पार्ट को बोलेंगे स्त्री केसर। इस पार्ट क्या बोलते हैं, स्त्री केसर।
यह क्या होता है, स्त्री केसर होता है। तीनों वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इसको क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। समझिए, ये चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट क्या है, यह पुष्प का चौथा चक्र होता है। यह मादा जनन अंग होता है। यह कौन सा अंग होता है, मादा जनन अंग होता है, नाम से ही पता चल जा रहा है। इसके बाद क्या होता है, इसके तीन भाग होते हैं। इसके तीन भाग होते हैं, पहला वर्तिका, दूसरा वर्तिकाग्र, तीसरा अंडाशय। देखिए कितना आसान तरीके से आप लोगों को याद कर दिए। आप लोग मेरे साथ एक बार बोलना चाहते हैं तो बोलिए। इसको नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, पुष्प के पुष्पाक्ष, दूसरे वाले को पुष्पासन, दूसरा, ये सब तो ये लिखवाए नहीं है लेकिन जानते रहिए। स्टार्ट हुआ है यहाँ से, दल से, बादल से। तो हमारा पहला, अगर पुष्प में पहला चक्र क्या होता है, बादल। दूसरा चक्र क्या होता है, दलपुंज। ठीक है, जो जो कलर में निकलता है पुष्प में वो क्या होता है, दलपुंज। और जो हरा रंग का ढका रहता है शुरुआत में, उसी को बोलते हैं बाह्यदल। और जो इसमें इस पुंकेसर मतलब कि नर जनन होता है, नर नर जनन अंग होता है, उसको बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर को बोलते हैं पुमंग। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, पहला परागकोश, दूसरा पुंज तंतु। ठीक है, पुंज तंतु। इसके बाद स्त्री केसर। अब हमारा जो चौथा चक्र होता है, चौथे चक्र को क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्त्री केसर और स्त्री केसर के तीन पार्ट होते हैं। ये स्त्री केसर है, इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला वर्तिका, दूसरा का क्या है, वर्तिका, और चौथा क्या, तीसरा का क्या है, अंडाशय। पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, तीसरा अंडाशय। यह कौन सा पार्ट है, स्त्री केसर। देखिए ये वाला तेजी से आपको रिवीजन कर दिए। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्द आ रहे हैं 60 वीडियो लेकर, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देगा एकदम महातांडव।